जरा सोचिए, एक ऐसा देश जहां बिजनेस करना लगभग नामुमकिन है, सरकार का हर कदम पर पहरा है। अब सोचिए, उसी देश में एक मामूली सा पेट्रोल पंप क्लर्क इस पूरे सिस्टम को मात देता है और भारत का सबसे शक्तिशाली बिजनेस एम्पायर खड़ा कर देता है। ये कहानी है धीरूभाई अंबानी के जीनियस की। हम सब ने फर्श से अर्श तक की कई कहानियां सुनी है ना, लेकिन अंबानी की कहानी में ऐसा क्या खास था? आखिर वो कौन सी एक कह सकते हैं गुप्त रणनीति थी जिसने उन्हें उस सिस्टम को भी हराने दिया जिसने बाकी सबको रोक रखा था? चलिए पता लगाते हैं। ये नंबर देखिए, 48 गुना सिर्फ एक दशक में। मतलब 1970 से 1980 के बीच रिलायंस ने इतनी जबरदस्त ग्रोथ की। इसे ऐसे समझिए जैसे कोई छोटा सा स्टार्टअप देखते ही देखते एक फॉर्च्यून 500 कंपनी बन जाए, वो भी एक ऐसी इकोनॉमी में जो लगभग ठहरी हुई थी। धीरूभाई के जीनियस को सही में समझने के लिए हमें पहले उस दौर के भारत को समझना होगा। ये लाइसेंस राज का जमाना था, एक ऐसा सिस्टम जो सरकारी बाबुओं, लाल फीताशाही और भ्रष्टाचार से भरा हुआ था। उस माहौल में बिजनेस शुरू करना तो छोड़िए, उसे चला पाना भी एक जंग लड़ने जैसा था। तो चलिए इस मुश्किल सिस्टम की परतें हटाकर देखते हैं। 1960 के दशक में एक भारतीय बिजनेसमैन को आखिर किन मुश्किलों का सामना करना पड़ता था? ये सिर्फ कड़ी मेहनत की बात नहीं थी, ये तो एक ऐसे खेल में टिके रहने की बात थी जहां नियम ही आपके खिलाफ बनाए गए थे। ये देखिए लाइसेंस राज की एक झलक। हर कोने में अंडरवर्ल्ड का डर, इंपोर्ट के लिए महीनों का इंतजार और ऊपर से कमर तोड़ देने वाले टैक्स। ज्यादातर लोगों के लिए ये एक बुरे सपने जैसा था, लेकिन धीरूभाई अंबानी के लिए ये एक पहेली थी जिसे सुलझाना था। उन्होंने इसमें मुश्किलें नहीं बल्कि मौके देखे। तो सवाल यह है कि अंबानी ने इस भूल भुलैया जैसे सिस्टम को पार किया कैसे? पहला सुराग छिपा है सरकार के एक ऐसे नियम में जिसके बारे में ज्यादा लोग नहीं जानते थे, एक्सपोर्ट प्रमोशन स्कीम। और यही वो चाबी थी जिसने अंबानी के साम्राज्य का पहला दरवाजा खोला। सोचिए, सरकार कहती है आप $1 का सामान तभी इंपोर्ट कर सकते हैं जब आप पहले $1 का सामान एक्सपोर्ट करें। सुनने में तो ये काफी फेयर लगता है ना? लेकिन असल में इसने इंपोर्टर्स के लिए एक बहुत बड़ी दीवार खड़ी कर दी थी और धीरूभाई जैसे स्मार्ट एक्सपोर्टर्स के लिए एक सुनहरा मौका बना दिया। और यहीं पर अंबानी की सोच का जीनियस सामने आता है। देखिए, जहां बाकी सब व्यापारी हर एक्सपोर्ट पर थोड़ा बहुत मुनाफा कमाने में लगे थे, वहीं अंबानी एक बिल्कुल अलग ही खेल खेल रहे थे। उनका लक्ष्य पैसा कमाना था ही नहीं, उनका लक्ष्य था इंपोर्ट क्रेडिट्स जमा करना, और वो भी जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी। अब जरा इन नंबर्स को देखिए, सारा खेल यहीं छिपा है। दूसरे व्यापारी धीरे धीरे आराम से मुनाफा कमा रहे थे, वहीं अंबानी जानबूझकर अपने एक्सपोर्ट पर छोटा मोटा नुकसान उठा रहे थे, लेकिन वो सौदे बहुत तेजी से पूरे कर रहे थे। उन्होंने समझ लिया था कि खेल का असली नाम है कैपिटल रोटेशन। मतलब पैसा जितनी तेजी से घूमेगा उतनी ही तेजी से इंपोर्ट क्रेडिट्स जमा होंगे। तो असली खेल ये था, एक्सपोर्ट पर होने वाला वो छोटा सा नुकसान असल में एक इन्वेस्टमेंट था। असली जैकपॉट तो इंपोर्ट किए गए पॉलिएस्टर पर मिलने वाला 300% का भारी भरकम मुनाफा था, जिसकी भारत में जबरदस्त डिमांड थी। अंबानी एक ऐसा खेल खेल रहे थे जहां वो हर बार जीत रहे थे। ठीक है, तो अंबानी ने सिस्टम को हैक कर लिया था और वो पॉलिएस्टर ट्रेडिंग के बादशाह बन गए। लेकिन वो ये भी जानते थे कि ये पार्टी हमेशा नहीं चलने वाली। दूसरे लोग उनकी स्ट्रैटेजी को कॉपी करेंगे और सरकार कभी भी नियम बदल सकती है। उन्हें इस खेल से एक कदम आगे निकलना था। उन्होंने महसूस किया कि वो एक कमोडिटी ट्रैप में फंस गए हैं। देखिए, जब आप कोई कच्चा माल बेचते हैं, जैसे पॉलिएस्टर या मसाले, तो मुकाबला हमेशा कीमत पर होता है। हमेशा कोई ना कोई होगा जो उसे आपसे सस्ता बेचने को तैयार हो जाएगा। ये एक ऐसी दौड़ है जिसे आप कभी जीत नहीं सकते। तो अंबानी ने क्या किया? उन्होंने फॉरवर्ड इंटीग्रेशन नाम की एक स्ट्रैटेजी अपनाई। इसका मतलब सिर्फ केक बनाने के लिए आटा बेचने के बजाय उन्होंने खुद केक बनाना शुरू कर दिया। उन्होंने वैल्यू चेन में एक कदम आगे जाने का फैसला किया। ये देखिए टेक्सटाइल की वैल्यू चेन। अंबानी अब तक स्टेप 2 में थे, यानी पॉलिएस्टर का व्यापार कर रहे थे। लेकिन उन्होंने भांप लिया कि असली पैसा तो स्टेप 3 में है, यानी कपड़ा बनाने में। इसलिए उन्होंने एक बहुत बहादुर कदम उठाया और अपनी खुद की टेक्सटाइल मिल लगा दी। और ये स्लाइड देखिए, ये फॉरवर्ड इंटीग्रेशन की ताकत को बिल्कुल साफ साफ दिखाती है।
सिर्फ कपड़े को एक शर्ट में बदलकर उन्होंने अपने मुनाफे की क्षमता को 5 गुना से भी ज्यादा बढ़ा दिया। वो अब सिर्फ एक ट्रेडर नहीं थे, वो एक मैन्युफैक्चरर बन चुके थे, जो वैल्यू बना रहे थे और बड़ा मुनाफा कमा रहे थे। लेकिन अंबानी का खेल अभी खत्म नहीं हुआ था। वो जानते थे कि आज नहीं तो कल एक शर्ट भी तो कमोडिटी बन ही सकती है। कीमत की इस जंग से हमेशा के लिए बाहर निकलने के लिए उन्हें कुछ ऐसा बनाना था जिसकी कोई नकल न कर सके, और वो था एक ब्रांड। और फिर उन्होंने वो किया जो उस जमाने में किसी ने सोचा भी नहीं था। उन्होंने अपने टेक्सटाइल ब्रांड विमल को बनाने में 1 करोड़ रुपए का भारी भरकम निवेश किया। ये सिर्फ विज्ञापन नहीं था, ये लोगों के मन में क्वालिटी, भरोसे और एक चाहत की छवि बनाने के बारे में था। लेकिन इसमें भी एक अड़चन थी। जो थोक विक्रेता थे, जो पूरे डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को कंट्रोल करते थे, उन्होंने विमल को बेचने से मना कर दिया। तो अंबानी ने क्या किया? उन्होंने उन बिचौलियों को पूरी तरह से बाईपास कर दिया और सीधे रिटेलर्स के पास पहुंच गए। ये एक क्रांतिकारी कदम था जिसने पूरी इंडस्ट्री को हिला कर रख दिया। और इस एक कदम ने ग्रोथ का एक ऐसा शक्तिशाली इंजन बना दिया जो खुद ब खुद चलता था। सीधे रिटेलर्स को बेचकर अंबानी को ज्यादा मार्जिन मिला। उस पैसे से उन्होंने और स्टोर्स खोले, जिससे ब्रांड की पहचान बढ़ी, इससे डिमांड बढ़ी और प्रोडक्शन भी बढ़ा। ये एक ऐसा चक्र था जो लगातार घूमता गया और रिलायंस को एक नेशनल पावर हाउस बना दिया। तो इस असाधारण सफर से हम क्या सीख सकते हैं? धीरूभाई अंबानी के प्लेबुक के वो कौन से मूल सिद्धांत हैं जिन्हें आज भी अपनाया जा सकता है? यहाँ 3 सबसे बड़ी सीख हैं। पहली, मौके हमेशा तलाशते रहना चाहिए, भले ही आप यमन के किसी पेट्रोल पंप पर ही क्यों ना काम कर रहे हों। दूसरी, सही चीज पर ध्यान लगाना जरूरी है। अंबानी के लिए ये मुनाफे का मार्जिन नहीं, बल्कि कैपिटल रोटेशन की रफ्तार थी। और तीसरी, आज के मौके को कल की एक मजबूत नींव में बदलना। उन्होंने एक अस्थायी सरकारी स्कीम का इस्तेमाल एक ऐसा ब्रांड बनाने के लिए किया जो आज भी कायम है। और ये एक लाइन अंबानी की पूरी सोच को बता देती है। उन्होंने छोटा सोचने से हमेशा इनकार किया। उन्होंने एक ऐसे सिस्टम को देखा जिसे सब नामुमकिन कहते थे और पूछा, क्यों नहीं? शायद यही हिम्मत एक साधारण इंसान को एक दिग्गज बनाती है। धीरूभाई अंबानी की कहानी सिर्फ बिजनेस के बारे में नहीं है, ये एक अलग तरह से सोचने के बारे में है। ये उन अलिखित नियमों पर सवाल उठाने के बारे में है जिन्हें हम सब सच मानकर चलते हैं। तो सोचने वाली बात यह है कि हमारी दुनिया में वो कौन सी धारणाएं हैं जो तोड़े जाने का इंतजार कर रही हैं? अगला बड़ा अवसर आखिर कहाँ छिपा है?